नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 4 के विषय में बात करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 जो है इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के विषय में बात किया गया है। तो जिस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स है ये एक लोकतांत्रिक आदर्श के लिए जरूरी है, किसी भी लोकतंत्र में वहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी क्या है, ये आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र का आदर्श है, क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण राज्य की ये कर्तव्य बनता है कि समाज में किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक असमानता को खत्म किया जाए, क्योंकि केवल और केवल लोकतांत्रिक अधिकार दे देने से किसी भी समाज में समानता नहीं आ सकती है, कोई भी समाज बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि एक समाज में नागरिकों को या वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को लोकतांत्रिक अधिकार तो मिले ही, साथ ही जब तक उनको सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक लोकतांत्रिक अधिकार होने से भी लोकतंत्र न तो पूर्ण हो सकता है और न ही उस देश में समानता आ सकता है। तो हमारे संविधान निर्माता ने सबसे बेहतरीन काम ये किया कि भारतीय संविधान के जो भाग 4 है इसमें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नाम का एक सब टॉपिक रखा, एक भाग रखा, जिसमें कई ऐसे बात का उल्लेख कर दिया गया जिसका अमल करके राज्य ऐसे कानून बनाए, ऐसे नीति बनाए ताकि जो समाज के सबसे कमजोर समूह के लोग हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर है या सामाजिक रूप से भेदभाव का शिकार है, उस समूह का उत्थान हो सके और देश में समानता स्थापित हो सके, देश में बराबरी स्थापित हो सके। तो आइए समझते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कौन कौन बात आती है। तो देखिए, जो डीपीएसपी की चर्चा किया गया है भारतीय संविधान में, ये चर्चा किया गया है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक का जो संबंध था वो संबंध था फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से। पर आर्टिकल 36 से लेकर के जो आर्टिकल 51 तक का संबंध है, ये संबंध किससे है? ये संबंध है डीपीएसपी से यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श है, ताकि भारत चूंकि एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि वो अपने नीतियों के द्वारा, अपने पॉलिसियों के द्वारा ऐसे नीति बनाए ताकि समाज के जो सबसे कमजोर तबके के लोग हैं उनका भी उत्थान हो सके। डीपीएसपी की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में, ये कहां से लिया गया? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी की चर्चा की गई है। हालांकि डीपीएसपी की चर्चा केवल आयरलैंड के संविधान में नहीं है, डीपीएसपी की चर्चा आयरलैंड के संविधान से पहले कहाँ के संविधान में था? तो स्पेन के संविधान में। आयरलैंड इसको ग्रहण किया स्पेन के संविधान से, स्पेन के संविधान से आयरलैंड डीपीएसपी को ग्रहण करके अपने संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी का स्रोत है वो स्रोत कहाँ से है? वो है आयरलैंड के संविधान से। देखिए, जो डीपीएसपी शुरू होती है वो है आर्टिकल 36 और आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है, स्टेट को परिभाषित किया गया है। यानी कि आर्टिकल 36 में जो राज्य का परिभाषा है वो केवल और केवल डीपीएसपी वाले भाग के लिए है। जिस तरह से आर्टिकल 12 में जो राज्य का परिभाषा था वो परिभाषा केवल और केवल लोकतांत्रिक हम फंडामेंटल राइट्स वाले जो भाग है, भाग 3, उसके लिए था। ठीक वैसे ही जो भाग 4 है, भाग 4 में राज्य की परिभाषा क्या होगा, ये परिभाषा राज्य की आर्टिकल 36 में दिया गया है। दूसरी चीज, आर्टिकल 37 की अगर बात करें तो आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कि
डीपीएसपी अगर राज्य लागू नहीं करता है तो इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है और न्यायालय राज्य को इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स के मामले में हमने ये पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है कि ये परिवर्तनीय होता है, यानी कि अगर राज्य किसी के फंडामेंटल राइट्स छीनता है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वो कहाँ पे जाए, वो न्यायालय के पास जाए और न्यायालय के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स को लागू कर दिया जाता है। पर डीपीएसपी के मामले में ऐसा नहीं होता है। डीपीएसपी जो होता है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, यानी कि डीपीएसपी राज्य लागू करेगा या नहीं करेगा, डीपीएसपी में जो बात कहा गया है उस बात को राज्य लागू करेगा नहीं करेगा, ये पूरी तरह से राज्य पे निर्भर करता है। कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध इस चीज को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है कि राज्य डीपीएसपी क्यों नहीं लागू कर रहा है। हमारे संविधान निर्माता समझते थे कि जो डीपीएसपी में बात कही गई है वो भले ही सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के लिए जरूरी है, पर राज्य के पास डीपीएसपी में जो बात कहा गया है, डीपीएसपी में जो चीज का उल्लेख किया गया है उसको लागू करने के लिए भी संसाधन का होना जरूरी है। इसलिए डीपीएसपी को लागू करना ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया ताकि राज्य डीपीएसपी में जो बात कही गई है उस हिसाब से अपना नीति बनाए, अपना पॉलिसी बनाए, राज्य पर न्यायालय का दबाव नहीं रहे। अगर राज्य पर न्यायालय का दबाव रहता तो फिर राज्य को पॉलिसी बनाने में भी समस्या आता, क्योंकि ऐसे पॉलिसी बनाना, ऐसे नीति बनाना जो व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान कर सके, इसके लिए संसाधन की आवश्यकता है। तो राज्य चाह करके भी न्यायालय के बात को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता था, क्योंकि संसाधन जब तक राज्य के पास नहीं होगा राज्य ऐसा मतलब पॉलिसी बनाने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएगा। इसलिए आर्टिकल 27 के माध्यम से आर्टिकल 37 के माध्यम से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि डीपीएसपी राज्य के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि राज्य अगर डीपीएसपी को लागू नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध में न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता है। अब देखते हैं बाकी की जो आर्टिकल है, आर्टिकल 38 के विषय में। देखिए जो आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38 जो है, आर्टिकल 38 में दो बात कहा गया है। पहला चीज इसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रयास करेगा, न्याय की स्थापना का प्रयास करेगा, यानी कि राज्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रयास करेगा। ये चीज किसमें कहा गया है? ये चीज कहा गया है आर्टिकल 38 में। साथ ही आर्टिकल 38 में ही ये चीज कहा गया है कि आय एवं सुविधा की असमानता को खत्म करने का प्रयास भी राज्य करेगा। अगर किसी देश में समानता लाना हो तो ये जरूरी है कि वहां पे आर्थिक समानता को भी ध्यान में रखा जाए। जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी उस देश में राजनीतिक समानता नहीं आ सकती है। अगर समाज के एक हिस्से ऐसे हो जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, पर समाज के एक हिस्से ऐसे हो जो आर्थिक रूप से बहुत निर्धन हो, जिनके पास अपने सामान्य जीवन जीने के लिए भी संसाधन नहीं हो, तो उस समाज में कन्फ्लिक्ट की संभावना रहती है। उस समाज में
हिंसा या इस तरह की चीज़ों की संभावना रहती है। और जब समाज में आर्थिक रूप से बटा होता है तो वहाँ पे समानता स्थापित करना मुश्किल होता है। इसलिए राज्य की दायित्व है कि राज्य अपने नीतियों के माध्यम से समाज में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करे एवं अवसर की जो असमानता है, यानी कि कुछ लोगों को अधिक अवसर मिलता है, कुछ लोगों को कम अवसर मिलता है, इसको भी खत्म करने का प्रयास कौन करेगा? तो राज्य करेगा। ये चीज किसमें है? ये है आर्टिकल 38 में। देखिए जो हमारे संविधान का आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 जो है, ये जो जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुषों के बीच जो आर्थिक भेदभाव होता है उनके विषय में कहा गया है। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुष के समान वेतन, स्त्री एवं पुरुष के समान वेतन, समान वेतन। आर्टिकल 39 में कहा गया है कि समान कार्य के लिए स्त्री एवं पुरुष को समान वेतन दिया जाना चाहिए। और देखिए जो आर्थिक जो मतलब सरकारी नियुक्ति होता है, सरकारी नियुक्ति में ऐसा देखा जाता है कि समान पद पर काम करने वाले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वहाँ पे समान वेतन मिलता है। पर जो निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि समान काम के लिए स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। वहाँ पे आर्थिक भेदभाव होता है। तो राज्य की ये दायित्व बनता है कि लिंग आधारित जो भेदभाव है उनमें भी जो आर्थिक भेदभाव है उस भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। इस चीज की चर्चा किसमें किया गया है? आर्टिकल 39 में, कि अगर स्त्री है या कोई पुरुष है, अगर वो एक जैसा काम करते हैं, उनके पास एक जैसा स्किल है, तो उनके समान काम के लिए उसको समान पेमेंट मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। इस चीज की चर्चा किया गया है किसमें? तो आर्टिकल 39 में। देखिए आर्टिकल 39A, ये हालांकि बाद में हमारे संविधान में जोड़ा गया 39A। ये जोड़ा गया कब? ये जोड़ा गया हमारे संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस चीज को जोड़ा गया। आर्टिकल 39 क्लॉज ए, इसमें क्या कहा गया है कि गरीबों को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी परामर्श, गरीबों को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी परामर्श नहीं, जो गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को किस तरीके से न्याय मिल सके, क्योंकि समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उसके लिए न्याय पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही जागरूक है। पर समाज के जो लोग गरीब लोग हैं या जिनको न्याय के बारे में, कानून के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए न्याय पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, ताकि जो समाज के गरीब से गरीब लोग हैं उनको भी न्याय मिल सके, इसके लिए आर्टिकल 39 का क्लॉज ए है, जिसमें कहा गया है कि गरीबों को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी परामर्श की व्यवस्था हमारे डीपीएसपी में किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में किया गया है। देखिए जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत जैसे जो स्थानीय स्वशासन की इकाई है, इनकी स्थापना की बात करता है। जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत एवं स्थानीय स्वशासन
जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 में जो ग्राम पंचायत एवं स्थानीय स्वशासन इकाई की स्थापना एवं संगठन के विषय में कहा गया है। किसमें? तो आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में। और हमारे संविधान के जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1993 में। इसके द्वारा ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी। और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा जो नगर पालिका है, जो स्थानीय स्वशासन की इकाई है, जो मतलब शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाई है, उनकी स्थापना का प्रयास किया गया है। और आर्टिकल 40 गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि निर्णय लेने की शक्ति स्थानीय रूप से लोगों के पास हो, क्योंकि हर एक क्षेत्र में जहाँ लोग निवास करते हैं, हर एक भाग के लोग की समस्या अलग होती है। तो निर्णय लेने की जो अधिकार है वो स्थानीय स्वशासन में होना चाहिए। और इसके लिए हमारे संविधान में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। ग्राम और उसके बाद जो शहरी क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, वहाँ पे नगर पालिका जैसे संस्थाओं की स्थापना की गई। तो आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत एवं स्थानीय इकाई के संगठन है, उनकी स्थापना करने की बात किया गया है। किसमें? तो आर्टिकल 40 में। देखिए, जो आर्टिकल 41 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 41, इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्रदान करना, मतलब व्यक्ति की कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी दशा हो सकती है जहां पे उनको अपने जीवन जीने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता होगा। तो राज्य का ये कर्तव्य बनेगा कि राज्य उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से मदद करे ताकि वो अपने जीवन सही तरीके से जी सके। तो ये क्या क्या स्थिति हो सकता है? एक तो बुढ़ापे के समय जो पेंशन दिया जाता है वो भी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। फिर बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता एवं जो ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से जिन्हें दिव्यांगजन कहा जाता है, वर्तमान में दिव्यांगजन को जो कुछ आर्थिक सहायता मिलता है, इन सब का संबंध किससे है? इन सब का संबंध है आर्टिकल 41 से। क्योंकि आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में आर्थिक सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आएगा कि राज्य नागरिकों के कुछ दशा में मदद करे ताकि वो अपने जीवन सही तरीके से जी सके। नहीं? तो अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 देखिए, जो आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 42 में कहा गया है कि जहाँ पे व्यक्ति काम करता है वो काम करने की जगह बेहतरीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे रोशनी की व्यवस्था हो, हवा की व्यवस्था हो, यानी कि काम जहाँ व्यक्ति करता है वहाँ पे मानवीय दशा होना चाहिए। काम ऐसा नहीं कि वो केवल और केवल ऑफिस है या फिर कोई फैक्ट्री है, केवल फैक्ट्री लगा दिया गया है, पर वहाँ पे काम करने वाले की जिंदगी खतरे में है। तो काम करने की जगह मतलब सही तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो पहला चीज कहा गया है कि काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशा यानी कि जहाँ पे व्यक्ति काम करता है वो काम करने की जगह ऐसे हो कि वहाँ पे मनुष्य रह करके काम कर सके, ऐसे जगह होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें ये कहा गया है कि जो
महिलाएं हैं, महिलाएं को जो प्रसूति यानी कि जब वो प्रेग्नेंट रहती है या जब वो माँ बनती है तो उस समय उनको मेटर्निटी रिलीफ मिलना चाहिए, कुछ समय के लिए उनको छुट्टी मिलना चाहिए। और जब वो इस तरह की छुट्टी लेते हैं तो उसको काम से नहीं निकाला जाना चाहिए, उसको इस तरह से सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 42 का संबंध दो चीज से है, एक तो काम के न्याय संगत एवं मानवोचित दशा का बनाए रखने से, और दूसरा चीज महिलाओं से जुड़ा हुआ है कि महिलाएं की स्थिति ऐसी हो ताकि वो अपने जीवन को सही तरीके से जी सके, अच्छे तरीके से जी सके। अब देखते हैं आर्टिकल 43 को। आर्टिकल 43 देखिए, जो आर्टिकल 43 है, अनुच्छेद 43 है, इसमें किस चीज के विषय में कहा गया है? आर्टिकल 43 में तीन चीज कहा गया है। पहला कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। दूसरा अवकाश की व्यवस्था, और तीसरा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। उद्योग को बढ़ावा देना। तो जो आर्टिकल 43 है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 में तीन चीज कहा गया है। पहला कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, अवकाश की व्यवस्था और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। जो पहला चीज है कि कामगार के लिए निर्वाह मजदूरी, इसका मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति कहीं काम करता है तो काम के बाद उसको मिनिमम जो मजदूरी होता है वो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति बेगार की स्थिति हो, पूरा दिन उससे काम कराया जा रहा है, पर जब मजदूरी देने की बात होती है तो काम कराने वाले उसको मनमाने तरीके से मजदूरी देते हैं, जिससे उनके जीवन भी नहीं चल पाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि काम करने वाले व्यक्ति को कम से कम उसके जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी मिल सके। दूसरा चीज क्या कहा गया है कि अवकाश की व्यवस्था। एक निश्चित समय अंतराल पे, चाहे वो इंसान शारीरिक रूप से काम करता हो या मानसिक रूप से काम करता हो, या अगर एक दिन में कुछ घंटे काम करता हो तो उसके बाद वो थक जाते हैं, तो ये जरूरी है कि एक निश्चित समय अंतराल पे व्यक्ति को अवकाश देना, उनके काम से उनको अवकाश देना जरूरी है, ताकि वो फिर से शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपने आप को फिर से सही करके, फिर से अपने रेस्ट लेने के बाद, आराम करने के बाद फिर से अपने काम को सही तरीके से कर सके। इस चीज की व्यवस्था राज्य को करना चाहिए, और ये राज्य को इस तरह की व्यवस्था करना डीपीएसपी है, राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य जब भी कोई ऐसे कानून बनाए तो वो इन चीजों को ध्यान में रखें कि काम करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित समय अंतराल पे अवकाश मिलना चाहिए। जो इनमें तीसरा चीज कहा गया है वो क्या है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। देखिए, जो कुटीर उद्योग है प्राचीन समय से ही भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका आधार रहा है, और भारत के कुटीर उद्योग हम जानते हैं कि मध्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में था। दुनिया भर में काफी प्रसिद्धि था इनका। हाथों से बनाया हुआ चीज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इनकी मांग था। पर जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, चीजों को फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बनाए जाने लगा, और इससे कुटीर उद्योग का ह्रास हुआ। और कुटीर उद्योग के ह्रास होने से जो गांव की अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसकी स्थिति कमजोर हो गया। तो हम गांधी जी का ये मानना था कि अगर भारत को सही तरीके से विकसित होना है तो गांव को बेहतर बनाना है, गांव को विकसित करना है, और हर गांव में कुटीर उद्योग को फिर से जीवंत करना है, ताकि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सके।
तो राज्य की ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत इस बात को रखा गया है कि राज्य अपने तरह से कुछ इस तरह की व्यवस्था करे ताकि गांव में अधिक से अधिक कुटीर उद्योग या देश के अंतर्गत शहरों में भी कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिल सके, ताकि लोग खुद से अपना काम कर सके और अपने जीविका का पालन खुद से ही कर सके। तो ये था आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 43 तक, जिसका संबंध किससे है? डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। हालांकि जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है, तो बाकी का जो आर्टिकल है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।